हर एक दिन पावर प्लांट्स में हमारे देश में कोई 1.5 से 2 मिलियन टन कोयले का खपत होता है। तो आपको कम से कम 1 सप्ताह, 2-3 सप्ताह के रिज़र्व होने चाहिए। गांव कनेक्शन के गांव कैफे में आप सभी का स्वागत है। माना जाता है कि भारत जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कोल है। और अगर हम कोयले के रिजर्व की बात करें तो कहते हैं कि विश्व में चौथे स्थान पर भारत का दर्जा आता है कोल रिजर्व्स को लेकर। करीब 70% जो हमारे देश में बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले के द्वारा किया जाता है। पर अगर आप पिछले कुछ हफ्ते की बात करें, पिछले 1 महीने से जो पूरे देश में न्यूज़ फैली हुई है, वो इस चीज़ की है कि हमारे देश में कोयले की किल्लत है, कोयले की कमी हुई है। इसीलिए आज हमारे जो गाँव कैफ़े का ये स्पेशल एपिसोड है, इसमें हमारे साथ एक बहुत ख़ास हमारे एक्सपर्ट हैं, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएँगे इस बारे में कि क्या देश में इस समय कोयले की किल्लत है? और अगर ये कोयले की किल्लत है, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और क्या इसके इसके चलते हमारे देश में एक बहुत बड़ा पावर क्राइसिस जो है, क्या हम देख रहे हैं उसको? तो मैं हमारे इस शो में वेलकम करूँगी चंद्रभूषण को। अ धन्यवाद वेलकम टू। निधि, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सीबी। मैं थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर दूँ चंद्रभूषण के बारे में। पिछले 25 साल से ज़्यादा समय हो चुका है चंद्रभूषण जो है पर्यावरण पे और ख़ासकर कि इंडस्ट्रीज़ पे और कैसे इंडस्ट्रीज़ को ग्रीन किया जाए, उसके ऊपर में जो है पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। और वो जो हैं फाउंडर हैं और सीईओ है आई फॉरेस्ट करके एक बहुत ही अच्छी रिसर्च और एडवोकेसी की संस्था है दिल्ली में बेस्ड, उसके साथ में फाउंडर हैं और सीईओ हैं। तो सीबी, हम लोग सबसे पहले अगर आपसे बात करें, पिछले हम लोग 1 महीने में देख रहे हैं कि सब तरफ से हमें न्यूज़ आ रही है कि कोयले की देश में क्राइसिस हो गया है, पावर प्लांट्स के पास 1 दिन का कोयला बचा है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने पावर कट्स कर दिए हैं इम्प्लीमेंट। आप हमें बताएँगे कि कोयले की इस समय हमारे देश में कमी है क्या? क्या सिनेरियो है? देखिए, ये शॉर्ट टर्म शॉर्टेज का सिनेरियो है कोयले का निधि। अब हर एक दिन पावर प्लांट्स में हमारे देश में कोई 1.5 से 2 मिलियन टन कोयले का खपत होता है। 1.5 से 2 मिलियन टन मतलब कि 15 से 20 लाख टन कोयले का इस्तेमाल हर रोज हमारे पावर प्लांट्स में होता है। तो आपको कम से कम 1 सप्ताह, 2-3 सप्ताह के रिजर्व होने चाहिए, एक पावर प्लांट को कंफर्टेबल रहने के लिए। और जनरली ये रिजर्व अवेलेबल होता है और ये किया जाता है कि मॉनसून के पहले पैदावार कोयले के माइंस का बढ़ाया जाता है ताकि कि जो रिजर्व है वो बढ़ जाए, क्योंकि मॉनसून के समय जब बारिश आती है तो माइनिंग करना डिफिकल्ट होता है। जी। इस बार कुछ सिचुएशन ऐसा था कि कोविड के समय डिमांड कम थी, तो कोयले के माइंस में जो पैदावार थी, जो खनन था, वो कम हुआ था और फिर ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा। और इस बार मॉनसून भी काफी एक्सटेंडेड रहा है। जी। तो ये दो तीन चीजों के कारण जो कोयले के जो रिजर्व हैं वो कम हैं। और पूरे देश में ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि तमिलनाडु से लेके यूपी, बिहार, हरियाणा, हर एक जगहों से एक रेड अलर्ट किया गया है कि आप जल्दी से कोयले का रिजर्व बढ़ाएं, नहीं तो पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, प्लानिंग का प्रॉब्लम है। मेरे अंदाज से मैंने बहुत जगह ये लिखा भी है कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कोविड के हुँ। समय तो इकोनॉमी ऐसे भी कमजोर थी, सब कुछ बंद था। लेकिन ये प्रोजेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं था कि जब कोविड कम होगा तो इकोनॉमी खुलेगी, तो फिर पैदावार बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी की एनर्जी नीड बढ़ने वाली थी। ये भी प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट नहीं था कि मॉनसून एक्सटेंड करेगा, क्योंकि आईएमडी, हमारी जो जी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी प्रेडिक्शन काफ़ी सप्ताह पहले देती है कि मॉनसून की रवैया क्या है। तो एक तरह से ये पुअर प्लानिंग का नतीजा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ आज के दिन में अभी भी जो पीक लोड है पावर प्लांट्स, पीक पीक डिमांड है, वो कोई 1,75,000 मेगावाट है। ओके। जबकि हमारे पास जो पावर प्लांट की कैपेसिटी है, वो कोई 2,20,000 मेगावाट है। तो अभी भी हमारी जो पीक रिक्वायरमेंट है, वो कोई 50,000 मेगावाट कम है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से। और ओके।
प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, एग्जिस्टिंग हमारे कोल जो स्टॉक्स हैं उसके थ्रू। नहीं, अब पैदावार उन्होंने बढ़ाना शुरू किया है, तो मेरे ओके, अंदाज़ से अगले कुछ वीक में, कुछ सप्ताह में, ये जो किल्लत है, ये कम की जा सकती है क्योंकि अब हमारे पास माइनिंग की कैपेसिटी है। ओके। कोयला जितना रिक्वायरमेंट है इस देश का, डोमेस्टिक कोल का जितना रिक्वायरमेंट है पावर प्लांट में, वो माइनिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की कैपेसिटी हमारे पास है, उतना कोयला प्रोवाइड करने की। इसमें दूसरी चीज़ अगर चंद्रभूषण हम लोग क्योंकि पर्यावरण पे काम करते आए हैं और पूरी बात ये चलती है कि भई कोयले को हमको फ़ेज़ आउट कर देना चाहिए, बाकी सेक्टर जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ हमको जाना चाहिए। आप हमें थोड़ा-सा हमारे भारत के पावर सेक्टर के बारे में बताएँगे कि क्या ह हमारा अगर हम 70% अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, बिजली उत्पादन के लिए, तो क्यों हमारा डिपेंडेंस अभी भी इतना हाई है? बाकी जो हम क्लीनर सोर्सेज़ की बात करते हैं, उसका क्या सिनेरियो है अभी देश में? देखिए, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी कोई अ, अगर हम हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर को आप अलग कर दीजिए। जी, अगर हाइड्रो पावर को ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिन्यूएबल कैपेसिटी, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर मिला के कोई 1,40,000 मेगावाट कैपेसिटी है। और कोयले की कैपेसिटी जैसे मैं आपको बताया 2,20,000 ब है। हाँ? तो जी, कोई हमारे देश में आज के दिन में 3,60,000 3,65,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एनर्जी की, जिसमें 2,20,000 कोयले की है। और जैसे कि आपने सही बताया 70% जो बिजली है, वो कोयले से आती है। और इसका रीज़न ये है कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जो है वो तो दिन में 6-8 घंटे आता है और विंड तभी आता है जबकि हवा चलती है। हाइड्रो पावर जभी जनरेट करता है जबकि पानी अधिक होती है, मानसून के हुँ, समय, बाकी समय। तो हुँ, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंटरमिटेंट है, तो जो उनका जो कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं, वो कितना जी, बिजली पैदावार कर सकती हैं, वो कोई 30 से 20 से लेके 40% के बीच में हाइड्रो को भी इंक्लूड करें तो उनका कैपेसिटी फैक्टर है। कोयला प्लांट अगर अच्छी तरह से चल रहा है तो 75 से 80% समय वो बिजली दे सकता है। तो इसी कारण से हम 70% अभी कोयला पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन ये आंकड़ा अभी का है, लेकिन पिछले कुछ साल से अगर हम निधि देखें, हुँ, तो हुँ, 70% जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है नए प्लांट में, वो नॉन कोल में हो रहा है। तो ओके, फ्यूचर ये आपको बताता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अगर अभी से पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से 70% इन्वेस्टमेंट अगर नॉन कोल में हो रहा है और ये ट्रेंड बढ़ते रहा, तो अगले 10 से 15 साल में जी, हम कोई आधा अपनी बिजली 50% इलेक्ट्रिसिटी हम आराम से नॉन कोल से मीट कर सकते हैं। और यही ट्रेंड बढ़ते रहा तो मेरी जो अपनी जो अध्ययन रही है और मैंने इसके बारे में 2017 से लिखना शुरू किया है कि 2050 तक हम कोल को मिनिमाइज़ बहुत कर सकते हैं और हमारा जो सारा जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, उसको हम नॉन कोल पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहला हुँ, हुँ, फ़ायदा ये है कि कोल एक इन्फ्लेशनरी एनर्जी सोर्स है। कोयले का दाम जैसे-जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। यही कारण है अच्छा, कि आज के दिन में कोयला महँगा है, कोयला का जो पावर है, रिन्यूएबल एनर्जी के बनिस्पत। कंपैरिज़न जी, में कोयला महँगा है और वो बढ़ता जाएगा। कोयले का जो पावर है वो एक्सपेंसिव होता जाएगा और रिन्यूएबल चीप होता जाएगा। तो इकोनॉमिक रीज़न है। दूसरा ओके, रीज़न है लोकल पॉल्यूशन का। कोयला जो थर्मल पावर प्लांट हैं, वो मेजर सोर्स हैं वायु प्रदूषण के और पानी के प्रदूषण को लेके और फ्लाई ऐश भी है। आपको मालूम है जी, कितना राख निकलता है कोयले के जी, प्लांट से। और तीसरा कारण है क्लाइमेट चेंज का। इंडिया का जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, वो कोयले के कारण होता है। तो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल रीज़न्स के कारण ये हमारे हित में है कि अगले 2 से 3 दशक में हम कोयले जी। को फेड आउट करें। इस पे चंद्रभूषण आपने आपने भी पिछले ही साल एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली थी जस्ट ट्रांजिशन करके हमने भी उस जी। पे गांव कनेक्शन ने भी उस पे रिपोर्टिंग करी थी थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्योंकि आप जब बात करते हैं आपने भी यही बात करी कि अगर कोल से हटकर हमको दूसरी तरफ जाना है तो क्योंकि एक लार्ज वर्कफोर्स है हमारी लोग जो कोयले की माइनिंग और उसके प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जस्ट ट्रांजिशन के बारे में बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए, कोयला आज के दिन में कोई 25 डिस्ट्रिक्ट में खनन होता है कोयले का।
और लेकिन कोयला का जो डिपेंडेंस है, वो कोई 120 डिस्ट्रिक्ट में है। चाहे वो इंडस्ट्री हो या थर्मल पावर प्लांट हो या अलग तरह की फैक्ट्रियाँ हों, जो कि कोयले का इस्तेमाल करती हैं, जैसे स्टील हो गया। स्टील जी, आज के दिन में बिना कोयले के हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो भारत में 1/3 डिस्ट्रिक्ट कोयले पे डिपेंडेंट है। हाँ, 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 डिस्ट्रिक्ट अप्रॉक्सिमेटली मैं बता रहा हूँ। जी, और अगर आप कोयला को कम करना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया, जी, तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट के इकोनॉमी को भी रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों की नौकरी जाएगी, उनको अल्टरनेट नौकरी देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कोयला मोनो इंडस्ट्री डिपेंडेंट कह सकते हैं आप। कोयला पे डिपेंडेंट है या किसी स्टील पे डिपेंडेंट है या थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है। आप बिना ट्रांजिशन किए हुए, बिना इकोनॉमिक ट्रांजिशन किए हुए अगर आप कोयला को बंद करेंगे, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत इकोनॉमिक और सोशल डिप्रेशन होगा। लोगों की नौकरी अच्छा, जाएगी, दुकानें बंद होंगी, बहुत तरह के सोशल प्रॉब्लम होंगे। तो ये जस्ट ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कोयला को कम कीजिए, क्योंकि इससे हमें इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बेनिफिट है। लेकिन इस तरह से कीजिए ताकि जहां पे कोयला आज के दिन में स्रोत है जिंदगी का, नौकरी का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो सफर ना करे। तो अभी से आप इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग पे काम करना शुरू कीजिए। अभी से आप लोगों की नौकरी जो है, जिनकी जाने वाली है, उसको रिस्किल करना शुरू कीजिए। नई तरह के इंडस्ट्रीज लाना शुरू कीजिए। तो जस्ट ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट यही है निधि, कि जी, हम अगर कहीं पे भी अ, कोयला से शिफ्ट करें या ऑयल से शिफ्ट करें या गैस से शिफ्ट करें, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो कोयला ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ऑयल और गैस, पेट्रोलियम जी, प्रोडक्ट और गैस को भी कम करना पड़ेगा। हमारे देश में कोयला इम्पोर्टेंट है, लेकिन रशिया में ऑयल और गैस इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरेबिया में ऑयल और गैस इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे जस्ट ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑयल और गैस को लेके होगा। तो ये ब्रॉडली कॉन्सेप्ट है। जी। एक चीज़ इसमें अभी मैं पढ़ रही थी थोड़ा कोल को लेकर तो ये सामने आ रहा था कि विदेशों में जो है ग्लोबल प्राइसेस कोल के जो है बहुत बढ़ गए हैं। पर अगर हम देश में देखें तो कोल प्राइस जो है अभी भी काफ़ी कम है। क्यों ये डिफरेंस है और वो किस तरह से हमारे पावर सेक्टर को अफ़ेक्ट करता है? देखिए, हमारे यहाँ कोल का जो प्राइस है वो कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। उसका कारण भी है कि एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जी, जो कि 80% से ज़्यादा कोयला जो देश का जो खनन होता है वो एक कंपनी करती है, कोल इंडिया लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है उसकी, ताकि एक तरह से यूनिफॉर्म प्राइस हो अक्रॉस द कंट्री, हाँ, कोयले का। तो इसी कारण हमारा जो प्राइस है वो फिक्स सरकार की तरफ से होती है, जबकि इंटरनेशनल प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। आज के दिन में चाइना में भी कोयले की बहुत कीमत किल्लत है। तो चाइना भी जो जहाँ भी कोल मार्केट में है इंटरनेशनली, चाइना उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारत भी इंपोर्ट करता है कोल। हम कोई जी, 1050 मिलियन टन, 1 बिलियन टन कोल कंज्यूम करते हैं पूरे साल में, जिसमें जी, कोई 250 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं। 250 अच्छा, मिलियन टन का मतलब वो 25 करोड़ टन। जी, हाँ, और चाइना जो है वो हमसे 3 गुना 4 गुना कोयले का इस्तेमाल करता है। तो जो हुँ। कंपटीशन है डिमांड सप्लाई का मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके कारण कि कोयले का दाम बढ़ा हुआ है। जी। इवन हमारे अगर हम पावर टैरिफ की भी बात करें तो कहते हैं कि हमारे देश में पावर टैरिफ भी जो है कोल का जो है काफी कंट्रोल्ड है जिसके कारण हमारी जो स्टेट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज हैं वो लोग काफी सफर करती हैं काफी ब्लीड करती हैं आप क्या कहेंगे इस पे नहीं, ये सही नहीं है। भारत में अगर हम देखें तो हम दुनिया का सबसे महँगा बिजली हमारे देश में है। अगर कोल को आप लेके भी कोल को भी लेके पूरी बिजली, ओ आज के दिन में बिजली हमारे देश में दुनिया में सबसे जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्रीज, खास करके इंडस्ट्री को लेके और जी कमर्शियल को लेके, कमर्शियल रेट अगर और इंडस्ट्रियल रेट देखें आज के दिन में हिंदुस्तान में 12 15 16 रुपए यूनिट से कम नहीं है। और उसमें उस यूनिट में आप सोलर प्लस बैटरी लगा सकते हैं आज के दिन में जो टैरिफ है। ओके तो एक तरह से हमारी टैरिफ कम नहीं है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, लार्जली जो प्रॉब्लम है हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है, ये मोनोपोलीज हैं।
हर एक राज्यों में, बहुत राज्यों में ये राज्य सरकार की मोनोपोली है, कहीं-कहीं प्राइवेटाइज़ेशन हुआ है। और जो जो कलेक्शन है, बिल कलेक्शन जो कहते हैं जी, जिसको, और जी। सब्सिडी है, तो बिल कलेक्शन कम है। जैसे कि ये माना जाता है आज के दिन में नॉर्दर्न इंडिया हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो गैप है सेल्स प्राइस और रिकवरी प्राइस का, वो कम से कम ₹1 है। इसका मतलब कि बिजली का दाम अगर ₹10 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ₹9 का ही बिलिंग कर पाती है। ठीक ओह! है? ओके। हुँ, उसके हुँ। ऊपर से आप एग्रीकल्चरल सब्सिडी देते हैं। पंजाब जैसे जगहों में तो फ्री बिजली कर दिया हुआ जी, है। एक तरह से अब तो ये पॉलिटिकल इश्यू है कि किसको हम फ्री बिजली दें। केजरीवाल जी आते हैं तो बोलते हैं सब 100 यूनिट तक हम सबको फ्री कर देंगे। हाँ? तो आई नो अभी यूपी के इलेक्शन के लिए भी कुछ ऐसी डिक्लेरेशन करी ऐसे है उन लोगों ने डिक्लेरेशन हो कि रहा है। तो ह हमारे यहाँ बिजली का जो प्रॉब्लम है, 24/7 बिजली क्यों नहीं मिल रही है? या इतना घाटा क्यों है? या कोल इंडिया लिमिटेड घाटा में क्यों जाने वाला है? या एनटीपीसी जो पावर जनरेटिंग प्लांट है उसको पैसा नहीं मिल रहा है? उसका सारा प्रॉब्लम अल्टीमेटली आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे जाके और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आप लिंक कर सकते हैं। हाँ? तो ओके, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा हमारे देश में, तो जो हम बड़ी-बड़ी बात मैं भी जो आपसे कर रहा हूँ कि हम जी, रिन्यूएबल हो जाएँगे 20-30 साल में, और वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गेटकीपर्स हैं। वो जी। आपको बिजली देती हैं कहीं से खरीद के। हुँ? जब वही डिफंक्ट हैं, और आज के दिन में सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मोर और लेस बैंकरप्ट हैं। अगर मैं बैंकरप्सी का फ़ॉर्मूला लगाऊँ, क्योंकि कोई 1,10,000 करोड़ तो इनके ऊपर डेट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे, 1,10,000 करोड़। तो जब तक और सरकार को नई-नई स्कीमें लाती हैं, जैसे अब बीजेपी सरकार आई तो उसने उदय स्कीम लाया, वो भी फेल हो गया। अब उदय 2 की बात हो रही है। तो जब तक हम फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की, तो हमारे एनर्जी सेक्टर में प्रॉब्लम रहेगी। लोगों को बिजली समय पे नहीं मिलेगा, खासकर गाँव में, बिल्कुल, और बिजली बिल्कुल। महँगा भी रहेगा। तो ये बड़ा एक सब्जेक्ट है निधि, राइट, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिफॉर्म, कहीं इसके बारे में आराम से जी, चर्चा जी। करेंगे। बिल्कुल। अच्छा चंद्रभूषण अगर हम बात करें आपने पॉल्यूशन की भी बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की कैसे थर्मल पावर प्लांट्स उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो थर्मल पावर भारत सरकार ने अलग-अलग समय पे अलग-अलग रूल्स लाए हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स के एमिशन रूल्स ये होने चाहिए और हर दफ़ा जब रूल आता था डेडलाइन मिलनी होती थी तो पावर प्लांट्स बोलते थे अभी हमें और समय चाहिए 1 साल और दीजिए हमें। अभी लेटेस्ट क्या सिनेरियो है? लेटेस्ट ये सिनेरियो हो कि उनको 2000, किसी को 2022, किसी को 2025 ऐसे डेडलाइन दिए गए हैं मीट करने के लिए। मेरे अंदाज से आज के दिन में थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि ये आसान नहीं है किसी पावर प्लांट को बंद कर देना, तो थर्मल जी, पावर इंडस्ट्री इस चीज़ का काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड थर्मल पावर प्लांट के पहले थे वो 2000 के थे, आज की बात नहीं है। 2015 में तो नए स्टैंडर्ड आए हैं, जी। जिनको ये एक्सटेंड कर दिया इन्होंने 2025 तक, 2025 तक मीट करेंगे। लेकिन सिमिलर स्टैंडर्ड 2000 में भी आए थे। हाँ? अच्छा। और उनको बोला गया था कि आप वॉलंटरली ये स्टैंडर्ड्स को मीट करें, उनको भी उन्होंने मीट नहीं किया। 2015 के स्टैंडर्ड भी इन्होंने एक्सटेंड किया है। हाँ? तो एक तरह से थर्मल पावर इंडस्ट्री पावरफुल है, बहुत सरकारी कंपनियां हैं, और बिजली वो जानती हैं कि आप एनवायरनमेंट के नाम पे उसको उनको बंद नहीं कर सकते हो, तो आप एक तरह से मनमानी है। जी, लेकिन ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, ये थर्मल पावर इंडस्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उनका ही नाम खराब हो रहा है। सबको मालूम है कि पावर प्लांट से पोल्यूशन आ रहा है। हाँ? जी। एक सिग्निफिकेंट पोल्यूशन सोर्स पावर प्लांट है। जी। एक आखिरी सवाल चंद्रभूषण जो पहले भी मैं हमने बात की थी फेजिंग आउट ऑफ कोल की और अभी कॉप 26 जो है वो एंड ऑफ दिस मंथ से शुरू होने वाला है जो जी। यूएन का क्लाइमेट चेंज की जो मीट होती है सारे विश्व भर की तो और कोल जैसा आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट लिंक है उसका तो थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो कॉप 26 आ रहा है ये क्यों भारत और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमें इसमें देखना चाहिए? देखिए, मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है निधि इस चीज़ पे। जी, देखिए, कोयला जितना बुरा है क्लाइमेट चेंज के लिए,
उतना नेचुरल गैस और ऑयल भी है। तो ये जो कोयला को कम कीजिए और ऑयल और गैस को बढ़ाइए या ऑयल और गैस के बारे में बात नहीं वो कीजिए, कीजिए। ये एक तरह से डुप्लिसिटी है डेवलप्ड कंट्रीज का। हाँ, मैं मानता हूं कोयला पोल्यूटिंग है। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि कोयला से हमारे देश में वायु प्रदूषण भी होता है, क्लाइमेट चेंज भी होता है और हम खुद कोयले को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए 2015 में कोयले के स्टैंडर्ड्स आए थे ताकि वायु प्रदूषण कम हो। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज आज जो कोयला को बैन करने की बात कर रही हैं कि आप कोयला पहले खत्म करो, उसका रीजन ये है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कोयले का कैपेसिटी बहुत कम है। पूरे यूरोप में पोलैंड को छोड़ के कोयले का इस्तेमाल, पोलैंड और जर्मनी को छोड़ के कोयले का जी, इस्तेमाल ज़्यादा कहीं नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स में भी कोयला है कोई 10% उनका प्राइमरी एनर्जी। तो ओके, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, जर्मनी थोड़ा, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के कोयला आज के दिन में डेवलपिंग कंट्रीज का प्रॉब्लम है। इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम है, साउथ राइट, अफ्रीका का प्रॉब्लम है, इंडोनेशिया का प्रॉब्लम है। तो कोयला पे प्रेशर देना और बाकी फॉसल फ्यूल की बात नहीं करना एक तरह से जो कहते हैं ना कि दोहरा मापदंड है और इसको बिल्कुल, हमें कंटेस्ट करना चाहिए। हमें कोयले को भी कम करने की जरूरत है, हमें ऑयल और गैस को भी कम करने की जरूरत है। इसीलिए बात हो रही है नेट जीरो की। नेट जीरो का मतलब है कि किस तरह से 2050 तक विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो वो जीरो हो जी, जाए, तभी हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर को लिमिट कर सकते हैं। कर सकते हैं। दूसरा बात है कि कोयला कल नहीं जा रहा है हमारे देश में, जहाँ की मैंने आपको बताया नेट जीरो का मतलब है 2050 तक। 50 तो हमारे पास जो आज के दिन में मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ या जिस तरह से लोग कमेंट्री दे रहे हैं कोयला के बारे में, वो ऐसा लगता है कि कोयला आप कल बंद कर देंगे। हुँ, उसका कोई डिमांड नहीं कर रहा। कल बंद करने की बात डेवलप्ड कंट्रीज़ भी नहीं कर रही हैं। हमारे जी, पास 2 से 3 दशक समय है कोयले को फेज़ आउट करने के लिए, और हम अगर ढंग से प्लान करें तो हम आराम से कोयले को फेज़ आउट कर सकते हैं 2 दशक 3 दशक में, 2 से 3 दशक के बीच में। जस्ट ट्रांजिशन कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, वायु प्रदूषण को साफ कर सकते हैं, लोगों को अच्छी नौकरियां दे सकते हैं। दे सकते हैं। ये प्लानिंग की बात है और इसीलिए जस्ट ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से कोयला और पावर सेक्टर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और किस तरह से उसका जो लिंक है क्लाइमेट चेंज और पूरे वर्ल्ड के साथ में है। आप हमारे साथ गाँव कैफ़े में जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू या निधि। थैंक यू।